हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 39। और अभी तक 38 क्लासेस मैं अपलोड कर चुकी हूं। ये सभी क्लासेस आपको एक प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी और प्लेलिस्ट का नाम है TGT PGT एस्टेट AMRS LT ग्रेड। इस नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है और इस प्लेलिस्ट में मैंने हिंदी साहित्य बिल्कुल शुरू से शुरुआत की थी और आप सभी के कहने से मैंने हिंदी साहित्य पढ़ाना शुरू किया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने अभी तक जो है 38 क्लासेस देख ली होंगी और सभी के नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। अभी आपके पास समय बहुत ही कम है। जो 38वीं क्लास थी उसमें हमने भारतेंदु युग करवाया था और आधुनिक काल मैंने शुरू कर दिया था। तो 38 क्लासेस में हम आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल हम संपूर्ण कर चुके हैं। और आदिकाल की भी मैंने शुरुआत की थी। और आदिकाल का मैंने आप सभी को बताया था कि आदिकाल को अगर हम देखें विकास क्रम के हिसाब नहीं सॉरी आधुनिक काल को अगर हम विकास क्रम से हिसाब से देखें तो इसमें गद्य और पद्य दोनों का विकास हो रहा था। तो मैंने पद्य के जो है विकास के हिसाब से शुरुआत की है। और पद्य के विकास क्रम में देखें तो सबसे पहला काल था भारतेंदु युग और भारतेंदु युग। और भारतेंदु युग में भी मैंने इस भारतेंदु युग के जितने मंडल के जितने भी कवि थे भारतेंदु मंडल के, उन सभी की रचनाएं मैंने करवा दी हैं। और आज जो है भारतेंदु युग के बाद दूसरा आएगा द्विवेदी युग। तो दूसरे युग का नाम है द्विवेदी युग। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, 1 नंबर का प्रश्न यहीं से बनता है और एक बार एस्टेट में प्रश्न भी पूछा गया था। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ आपको बैठना है और पेन कॉपी लेकर बैठना है, साथ साथ नोट्स भी लिखते जाना है जब वीडियो आप देखें तो। और इससे पहले जो मैंने बताया था आपको भारतेंदु युग, उसे पुनर्जागरण काल कहते थे। ये भी मैंने आपको बताया था। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि पुनर्जागरण काल किस काल को कहा जाता है, तो भारतेंदु काल को कहा जाता है। और जागरण सुधार काल की बात करूं तो ये द्विवेदी युग को कहा जाता है। ये दूसरा युग है द्विवेदी युग। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। जागरण सुधार काल, अब आप देख रहे होंगे कि भारतेंदु युग की भी जो वीडियो है मैंने लंबी बनाई थी और कोशिश किया था कि एक युग को मैं एक ही वीडियो में समेट दूं। तो दोस्तों, सबसे पहले याद रखें द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा। और इस काल को जो है जागरण सुधार काल नाम दिया गया। और इसकी जो समय सीमा है वो 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक की मानी जाती है। अब इसमें सभी जो काल क्रम के हिसाब से द्विवेदी मंडल में जितने भी कवि आते हैं उनको पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। और इस काल की जो समय सीमा है वो किस कवि ने क्या मानी है, ये सभी हम पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये सभी देख लिया तो ये समझ लो आपने 70% जो है विजय हासिल कर ली है अपने सिलेबस के ऊपर। तो दोस्तों, बस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, दोस्तों में शेयर करें क्योंकि आजकल सभी को नीड है। एस्टेट का पेपर बिल्कुल पास है और बहुत ज़रूरत होती है। तो इससे आप अगर शेयर करेंगे तो मुझे भी बेनिफिट है और आपको भी बेनिफिट है। तो दोस्तों, दूसरे युग का नाम है द्विवेदी युग। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया और इसकी समय अवधि जो है 1900 से 1918 ईस्वी तक मानी। अब अलग अलग विद्वानों ने इसकी समय अवधि अलग अलग मानी है। अगर मुख्य तौर से देखें तो सभी ने 1900 से 1918 ईस्वी तक की ही मानी है, यानी कि अंतिम जो है वो 1918 ही है। याद रखना है कि जागरण सुधार काल नाम किसने दिया, तो इसको जागरण सुधार काल नाम डॉक्टर नगेंद्र ने दिया, याद रखना है। और इसकी समय सीमा भी उन्होंने 1900 से 1918 ईस्वी माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को क्या नाम दिया, ये भी आपको याद रखना है, नई धारा द्वितीय उत्थान। जब मैंने भारतेंदु युग पढ़ाया था तब बताया था कि रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतेंदु युग को नई धारा प्रथम उत्थान का नाम दिया था और द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान का नाम दिया। और इसकी जो समय अवधि है वो रामचंद्र शुक्ल जी ने 1893 से 1918 ईस्वी तक माना। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी आपके 1-2 प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है, आप याद रखें।
अब पढ़ते हैं द्विवेदी मंडल और काल कर्मानुसार कवि विवरण। काल कर्मानुसार इस काल के 4 कवि देकर भी आपको कर्म से व्यवस्थित करने के लिए भी प्रश्न दे दिया जाता है। तो सबसे पहला ही कवि है श्रीधर पाठक और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि द्विवेदी मंडल में स्वच्छंदतावादी कवि किसको माना जाता है। तो आपको आंसर करना है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट कर लें, स्टार लगा लें कि क्या नाम है। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि मैंने आपको रीतिकाल में भी करवाए थे। जो रीति मुक्त कवि थे उन्हें स्वच्छंदतावादी कवि कहते थे, जिसके अंदर घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर और द्विज देव को हमने पढ़ा था। ठीक इसी प्रकार से अगर आधुनिक काल के द्विवेदी मंडल की बात करूं तो इसमें स्वच्छंदतावादी जो कवि हैं वो श्रीधर पाठक को माना जाता है। और कौन सी बोली के स्वच्छंदतावादी कवि हैं, ये खड़ी बोली के। अभी तक आप देख रहे कि आधुनिक काल से पहले जो है ब्रजभाषा का बोलबाला था और अधिकांश कवि ब्रजभाषा में ही लिख रहे थे, लेकिन आधुनिक काल तक आते आते खड़ी बोली का विकास भी होने लगा था और खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि श्रीधर पाठक को माना जाता है। श्रीधर पाठक ने ब्रजभाषा में मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा की रचना सन 1904 ईस्वी में की। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि श्रीधर पाठक ने ब्रजभाषा में, मैंने कहा था ना कि रीति काल तक ब्रजभाषा का बोलबाला था, तो ये तो है नहीं कि आधुनिक काल तक आते आते इधर तो रीति काल तक तो ब्रजभाषा थी और एक लाइन खींच दे और इधर खड़ी बोली शुरू होगी, ऐसा नहीं है। कुछ रचनाएं थी जो आधुनिक काल के अंदर भी ब्रजभाषा में लिखी गई थी और ये प्रश्न पूछा जाता है। श्रीधर पाठक ने ब्रजभाषा में मौलिक काव्य कौन सा लिखा, तो बताना है कश्मीर सुषमा, और 1904 में इसकी रचना की थी। श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित काव्य ग्रंथ निम्नांकित हैं। अब ये जो कवि थे, कुछ इनकी मौलिक रचनाएं होती हैं और कुछ इनकी अनुवादित रचनाएं होती हैं। मौलिक रचना का मतलब है मूल रूप से उन्हीं की लिखी हुई रचना, उसी कवि की लिखी हुई रचना। और अनुवाद का मतलब है कि किसी और कवि की लिखी हुई रचना किसी और भाषा में लिखी हुई कवि की, मतलब किसी भी अन्य भाषा का कवि और उसकी रचना का अनुवाद किसी अन्य भाषा में जब कोई दूसरा कवि करता है तो वो अनुवादित रचना कहलाती है। अब श्रीधर पाठक की अनुवादित रचनाएं देख लेते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और प्रश्न कौन कौन सी रचनाओं से पूछा जाता है, एकांतवासी योगी, उज्जड़ ग्राम, श्रांत पथिक। यहाँ से 3 प्रश्नों, 3 इनसे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये स्टार लगा ले, जितने मर्जी इस पर लगाएं। अब देखो, देखते हैं एक एक को करके कि अनुदित रचना अनुदित रचना, ये अनुदित रचना है और अनुदित वर्ष दिया गया है और मूल रचना, इसके बाद मूल रचनाकार और अनुदित भाषा। देखो, ये मूल रचना थी किसी कवि की, ठीक है, मूल रचनाकार का भी नाम दे रखा है। और उसी, अब मैं बात करूं, जैसे मूल रचना थी शेफर्ड एंड फिलासफर, इसकी मूल रचनाकार का नाम है ग्रे। इस रचना का अनुवाद किया श्रीधर पाठक ने गडेरिये और दार्शनिक नाम से, रचना का नाम दिया इन्होंने गडेरिये और दार्शनिक, ठीक है। और इसके रचनाकार का नाम हो जाएगा अब श्रीधर पाठक, ठीक है। दूसरा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये है, यहाँ से आपको देखना है, तो एकांतवासी योगी, ये किसकी रचना थी, गोल्ड स्मिथ की रचना थी, ठीक है। गोल्ड स्मिथ ने एक रचना लिखी थी हर्मिट नाम से, और हर्मिट रचना का अनुवाद किया खड़ी बोली में श्रीधर पाठक ने, और किस नाम से किया, एकांतवासी योगी। अब हर्मिट आपको पता है सन्यासी से रिलेटेड है, तो योगी भी हम एक तरीके से सन्यासी को कहते हैं। अगर आपको इंग्लिश में मीनिंग पता है तो बहुत ही आसान है। दूसरी बात करूं तो एक रचना है डिटर्जेंट विलेज, और डिटर्जेंट विलेज का जो है, ये यहाँ से आप देखें, डिटर्जेंट विलेज नाम की जो रचना है ये भी गोल्ड स्मिथ की है। इस रचना का अनुवाद किया, डिटर्जेंट विलेज रचना का अनुवाद किया श्रीधर पाठक ने किस नाम से, उज्जड़ ग्राम नाम से, और कौन सी भाषा में किया, ब्रज भाषा में किया। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद अगली और इम्पोर्टेंट रचना आती है ट्रैवलर, और ट्रैवलर जो रचना है वास्तव में मूल रूप से तो गोल्ड स्मिथ के द्वारा रचित है, लेकिन इस रचना का अनुवाद किया श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली में, और किस नाम से किया, श्रांत पथिक नाम से किया।
उसके बाद आता है अगली रचना है ऋतु संहार। और वास्तव में मूल रूप से ऋतु संहार नामक जो रचना है वो कालिदास की रचना है, लेकिन श्रीधर पाठक ने ऋतु संहार का अनुवाद किया ब्रज भाषा में और ऋतु संहार ही नाम दिया। तो ये थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो तीन है ना, इन्हें आप बिल्कुल घोट कर पी लें, ये इम्पोर्टेंट है। अब श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में मौलिक कृतियाँ कौन कौन सी हैं उन्हें देखेंगे। अनुवादित रचनाएं हमने अभी पढ़ ली हैं। अब खड़ी बोली में उनकी खुद की लिखी हुई जो रचनाएं हैं, वो किसी का अनुवाद नहीं है। वो कौन कौन सी रचनाएं हैं? वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, सांधे अटन, गुणवंत हेमंत। अगर इनमें से भी मैं इम्पोर्टेंट रचना की बात करूं तो आप याद कर लें, जो मैंने याद की थी देहरादून, नंबर 2 पर भारत गीत, और नंबर 3 पर मैंने की थी सांधे अटन, और उसके बाद गुणवंत हेमंत। तो ये रचनाएं आप भी कर लें। वैसे तो 8 एक रचना है, इन्हें सभी को आप याद कर लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपके जरूर काम आएंगे। ट्रिक तो आप बना लेंगे। श्रीधर पाठक ने देहरादून जाकर भारत के गीत गाए, किससे गीत गाए? वीणा से गीत गाए। और कब गाए? सांधे, संध्या के समय गाए। और कौन सी ऋतु में गाए? गुणवंत हेमंत ऋतु में। तो इस तरीके से आप इसकी ट्रिक बना सकते हैं। श्रीधर पाठक द्वारा ब्रजभाषा में रचित मौलिक काव्य कौन कौन से हैं? तो ये सारे जो 8 की 8 रचनाएं थी, ये खड़ी बोली में थी। अब इनकी मौलिक रचना है लेकिन ब्रजभाषा में लिखी, तो वो कौन कौन सी हैं? कश्मीर सुषमा, इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं ऊपर। और दूसरी रचना है वो है मनोविनोद, इसका रचना काल 1882 है। ठीक है। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में की। अब मैंने कहा था ये शैली जो है एक तरीके का छंद ही मानकर चलें कि श्रीधर पाठक ने जो एकांतवासी योगी जो इनकी अनुदित रचना है वो कौन सी शैली में लिखी? तो लावनी या ख्याल शैली में की है। तथा श्रांत पथिक की जो रचना है वो रोला छंद में की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, याद रखना है। श्रीधर श्रांत पथिक, इसकी रचना रोला छंद में की, और एकांतवासी योगी की जो रचना है वो लावणी या ख्याल शैली में की। उसके बाद बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता, देखो खड़ी बोली में प्रथम कविता गुणवंत हेमंत है। तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक अगर आपसे पूछे तो एकांतवासी योगी है। ये पूरी पुस्तक है, ये एक कविता का नाम है। अब महावीर प्रसाद पहला कवि हमने पढ़ा, भारतेंदु मंडल का सबसे पहला कवि हमने श्रीधर पाठक पढ़ा। अब दूसरा जो कवि है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी आता है, जिनका रचना काल 1864 से 1938 ईस्वी का है। और इनका जन्म रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था। बस ये पॉइंट सभी के जन्म आपको याद नहीं होंगे, जस्ट पढ़ ले। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। मतलब पद्य रचना की जो प्रणाली थी उसका जो प्रवर्तक है वो कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को मान सकते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की। ये बात आप समझकर चलें कि खड़ी बोली को सबसे ज़्यादा जो बढ़ावा दिया वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया, और सरस्वती पत्रिका में दिया। ये भी याद रखें, सरस्वती पत्रिका में दिया, जिसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ था। लेकिन 1903 में सरस्वती पत्रिका का कार्यभार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संभाल लिया था, और सरस्वती पत्रिका के माध्यम से इन्होंने खड़ी बोली को अपना स्थान दिलाने का प्रयास किया। और जो है गद्य जो है, पद्य जो है, ये ब्रजभाषा में लिखा जा रहा था, और गद्य जो है खड़ी बोली में लिखा जा रहा था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि जो गद्य और पद्य की भाषा है वो दोनों एक ही भाषा में होनी चाहिए, उनकी रचना एक में ही होनी चाहिए। इन्होंने बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की। देखो रीतिकाल की रचनाएं आप पढ़ें तो आपको उनके मीनिंग नहीं समझ में आएंगे, लेकिन आधुनिक काल की अगर आप रचनाएं पढ़ें तो आपको बिना ही ज़्यादा जोर लगाए या अर्थ समझे बिना भी आप उनके समझ सकते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुदित व मौलिक लगभग 80 ग्रंथ हैं। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ देख लेते हैं अब कौन कौन से हैं।
तो काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज, अबला विलाप और देवी स्तुति शतक और कान्य कुब्जावली व्रतम। बहुत ही आसान है। और ये दो रचनाएं मैं बता रही हूँ आपको, काव्य मंजूषा, सुमन, अबला विलाप, और बस ये 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप जरूर कर लें। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, कविता का विषय मनोरंजक एवं उपदेशजनक होना चाहिए। अब देखो, कविताएं जो है ना, रीतिकाल तक अगर मैं बात करूं तो श्रृंगार परक रचनाएं लिखी जा रही थी, जिसमें संयोग और वियोग पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। संयोग से भी ज़्यादा वियोग रस पर ज़्यादा ध्यान था। तो यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कोशिश की कि जितने भी कवि हैं वो परिपाटी से अलग हटकर और मनोरंजन पूर्वक रचनाएं लिखे, और उसमें उपदेश का भी परख होना चाहिए, उपदेशजनक भी वो रचनाएं होनी चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। आपने देखा होगा, सूरदास से लेकर और रीतिकाल तक के जितने कवि थे सभी ब्रजभाषा में लिखने थे और श्री कृष्ण जी को माध्यम बनाकर लिख रहे थे। तो यह कृष्ण जी यमुना नगर के आसपास से जो करते थे, अपने बांसुरी बजाते थे। तो द्विवेदी जी ने कहा कि यमुना के किनारे की जो केली कौतूहल वो बहुत हो चुका, इसे छोड़ें और सीधी साधारण भाषा में कविता करें। वो कविता जो है मनोरंजक भी होनी चाहिए और उपदेश प्रधान भी होनी चाहिए। इस प्रकार की रचनाएं लिखने के लिए उन्होंने कवियों से आग्रह किया। न परकियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है। परकिया मतलब ये नायिका भेद थे, इन पर कोई रचना लिखने की आवश्यकता नहीं है, और न ही सवकियाओं के गतागत की पहेली बुझाने की। इन्होंने बिल्कुल करारा व्यंग्य किया। रीतिकाल के जो कवि थे, इससे पहले के रीतिकाल से पहले के जो कवि थे, जो सवकिया और परकिया नायिक के भेदों पर, नायिकाओं के जो भेद हैं ये, इन पर कविताएं लिख रहे थे। कहा कि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। इन्होंने ये कहा कि अगर अरे तुम नायिकाओं के जो भेद हैं, नायिकाओं से बाहर निकलो, और भी बहुत सारे विषय हैं जिस पर तुम रचनाएं कर सकते हो। तो आप देख रहे होगे कि आधुनिक काल में वर्ण विषय अलग अलग थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अनुदित काव्य निम्नलिखित है। अब इन्होंने भी अनुवाद किया, तो इनके अनुवाद थोड़े कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी देख लें। विनय शतक भर्तृहरि, इसका अनुवाद किया। भर्तृहरि के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद। विहार वाटिका, ये जयदेव के गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद है। स्नेहमाला नाम से इन्होंने भर्तृहरि के श्रृंगार शतक का दोहों में अनुवाद किया। गंगा लहरी, पंडित राज जगन्नाथ के गंगा लहरी का सवैया में अनुवाद, और ऋतु तरंगिणी नाम से कालिदास के ऋतु संहार का छाया अनुवाद किया। तो थोड़ा सा इन्हें याद रखें। अभी बहुत कुछ है हमारे पास इस युग में पढ़ने के लिए। इस पर मैं आपको 2 पार्ट कर दूंगी अगर ज़्यादा बड़ी हुई तो। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता सरगो नरक ठिकाना नहीं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला आपने श्रीधर पाठक की रचनाएं लिखी, दूसरे पर आप द्विवेदी जी की रचनाएं लिख रहे हैं, तो उन्हीं में ये भी ऐड कर लें जो इस तरीके से आती हैं। सरगो नरक ठिकाना नहीं, सुमन, ठीक है, बकरी विलाप, अबला विलाप, ये सब आप इकट्ठी इनकी रचनाएं एक ही जगह पर लिख लें। अब तीसरा कवि आता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, और इनका जो समय सीमा है वो 1865 से 1947 ईस्वी को डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का दूसरा सूरदास कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टार लगा लें इस पर कि आधुनिक काल का सूरदास किसको कहा जाता है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध को कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। हरियोध की रचनाएं की अगर बात करूं तो ऐसा कोई पेपर होगा जहां पर इनके प्रश्न नहीं पूछे जाए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा रचनाएं नहीं है, इन्होंने 3 रचनाएं लिखी, और काव्य के दृष्टिकोण से देखें तो प्रबंध काव्य हैं। एक खंड काव्य होता है, एक प्रबंध काव्य होता है, एक महाकाव्य होता है। तो ये प्रबंध काव्य इन्होंने लिखे। और प्रबंध काव्य कौन कौन से? प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास। इनकी रचनाओं को लेकर ये भी पूछा जाता है कि हरियोध द्वारा रचित प्रिय प्रवास काव्य के दृष्टिकोण से किस प्रकार का काव्य है, तो आपको बताना प्रबंध काव्य। पारिजात भी प्रबंध काव्य है, और वैदेही वनवास भी प्रबंध काव्य। पहला प्रश्न आपका यहाँ क्लियर हो जाता है जो 1 नंबर का पूछा जाता है। दूसरी बात है
कि प्रिय प्रवास का जो प्रकाशन वर्ष 1914 है, पारिजात का 1937 है और वैदेही वनवास का 1941 है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो इन रचनाओं से पूछा जाता है वो है सर्ग। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। इसमें 17 सर्ग हैं, पारिजात में 15 सर्ग हैं और वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं। सर्ग का मतलब इनमें अध्याय कितने कितने हैं ये है। तो प्रिय प्रवास 17 हैं, पारिजात पैसे इसकी शुरुआत है तो 15 हैं, ये याद रह जाएगा आपको। वैदेही वनवास में 18 हैं, ठीक है, 18 इस तरीके से कोई भी आप ट्रिक बना लें। अब आती है प्रमुख रूप से इनकी वर्ण विषय क्या है। तो प्रिय प्रवास का विषय क्या है, कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का इसमें वर्णन किया गया है। और पारिजात में क्या है, आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन किया गया है। और वैदेही वनवास का तो सभी पता है, सीता राम से संबंधित है। इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है। राम के द्वारा, राम जब सीता को मतलब निर्वासन तो घर से तो नहीं निकालते हैं, सीता अपनी इच्छा से ही अपना घर छोड़कर जाती है और सीता के निर्वासन की कथा है। और वैदेही जो है सीता का पर्यायवाची है, ये भी आपको याद रखना है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। स्टार लगा लें, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो आपको आंसर करना है प्रिय प्रवास कब लिखा गया, 1914 में लिखे गए। कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद करने हैं। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था, ये भी स्टार लगा ले। ये प्रश्न भी खूब पूछा जाता है कि प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम इस रचना को क्या दिया था, तो ब्रजांगना विलाप, ठीक है। ये संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण व्रतों पर आधारित है। अब हरिओद के कुछ प्रमुख रचनाएं हैं और मैंने तो भाई ने बहुत ही ट्रिक से याद कर ली थी, अब आपको भी ट्रिक से याद करनी है। और कौन कौन सी इनमें इम्पोर्टेंट है मैं ये भी आपको बताऊंगी। कृष्ण शतक सभी पढ़ लेते हैं एक बार तो। रसिक रहस्य, प्रेमाम्बु वारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेमाम्बु क्या है प्रश्रवण और प्रेमाम्बु प्रवाह, चोखे चोबदे, चुभते चोबदे, पदम प्रसूत, बोलचाल, रस कलश, फूल पत्ते, कल्पलता, ग्राम गीत, हरिओद सतसई। और अब देखो इनमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन से वो बताती हूँ मैं आपको। इम्पोर्टेंट कौन कौन सी आपको याद कौन कौन सी करनी है। इसमें याद तो रह जाएंगे, प्रेम वाली तो सारी प्रेम से ही है। मैंने याद की थी, सबसे पहला है इसमें चोखे चोप दे, उसके बाद चुभते चोप दे चोपते, उसके बाद पदम परशून, और उसके बाद रस कलश, ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। फूल पत्ते, कल्पलता, ग्राम गीत, ये तो आप बिल्कुल रट लें, इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं और यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। तो दो तो चौपदे नाम से हैं, फिर पदम परशून है और उसके बाद रस कलश, फूल पत्ते, कल्पलता, ग्राम गीत, या 2-3 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। हरिओद द्वारा ब्रज भाषा में रचित रस कलश 1931 में एक रीति ग्रंथ है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि रस कलश किस प्रकार की रचना है, तो एक रीति ग्रंथ है, ठीक है। कब हुई इसकी रचना, 1931 में हुई, याद रखना 1931 में हुई। उसके बाद आता है हरिओद करत चुभते चोबते, चोखे चौपते चोपते और बोलचाल मुहावरेदार भाषा में लिखा गया। यानी कि ये जो 2 रचनाएं हैं इनकी और बोलचाल, ये तीनों रचनाएं मुहावरेदार भाषा में लिखी गई हैं। हरिओद को कवि सम्राट तथा प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। कवि सम्राट, हरिओद को कवि सम्राट भी कहा जाता है और प्रिय प्रवास पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, तो मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था इनको, ठीक है, याद रखना है। अब आ जाता है रामचरित उपाध्याय, द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना। द्विवेदी युग का सूक्तिकार कवि कौन है, तो रामचरित उपाध्याय है। कवि सम्राट किसको कहा जाता है, तो हरिओद को कहा जाता है, ऐसे याद रखना है। रामचरित उपाध्याय की कौन कौन सी रचनाएं हैं, ये चौथे या 5वें नंबर का कवि है, एक एक करके आपको लिखते जाना है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं राष्ट्र भारती, देवदूत, देव सभा, विचित्र विवाह,
देवी द्रौपदी और सुक्ति मुक्तावली। मैंने इसको कैसे याद कर रखा था कि राष्ट्र भारत, भारत नामक राष्ट्र में देवदूतों की एक देव सभा होती है जिसमें विचित्र विवाह के गुणगान किए जाते हैं और फिर देवी द्रौपदी का क्या होता है, विवाह होता है। इस तरीके से ट्रिक बना रखी थी, आप भी बना कर रखें। तो दोस्तों ये 25 मिनट की वीडियो हो चुकी है। कल से जो है मैं मैथिली शरण गुप्त अभी और इम्पोर्टेंट कवि रह गई हैं, मैं नहीं चाहती कि आप थोड़े से बोर हों क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसे मैं कल की वीडियो में जो है पूरा करवा दूंगी यहाँ से, और यहाँ तक आप जो है अपने नोट्स बिल्कुल कंप्लीट कर लें। तो आज की वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें आ रही हैं। आधुनिक काल अगर आपने पढ़ लिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से प्रबल संभावना होती है प्रश्न पूछे जाने की। तो वीडियो कैसे, क्योंकि देखो अभी मैं अकेली वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और 25 मिनट कंटिन्यू बोल रही हूँ। अगर आप मेरे सामने होते तो थोड़ी देर रुका भी जाता है, आपस में बातचीत भी होती है। अब मैं बंद कमरे में अकेली भो भो कर रही हूँ इतनी देर से, तो इससे ज़्यादा और लंबी वीडियो मुझसे नहीं बनती। ठीक है, तो मैं इसका सेकंड पार्ट जो है कल डाल दूँगी। कैसे लगी आपको आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।